राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है माँ मुझे माफ़ कर दो। रवि अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। रवि ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो, क्या आप ममता जी के बेटे रवि शर्मा बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। उधर से आवाज़ आई, मैं आशा भवन से बात कर रही हूँ। आशा भवन का नाम सुनते ही रवि तुरंत बोला, जी बोलिए, क्या बात है? मेरी माँ तो ठीक है ना? उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? रवि चिंतित स्वर में बोला। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, जी हाँ, आपकी माताजी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। दरअसल हमें आपको बताना था कि हमारे वृद्ध आश्रम की ज़मीन सरकार द्वारा एक्वायर कर ली गई है और इसके बदले में हमें शहर से 10 किलोमीटर दूर जगह दी गई है, जहां वृद्ध आश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 1 महीने के भीतर तक यह काम पूरा हो जाएगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमारी यही कोशिश है कि वृद्ध जनों को कोई भी असुविधा न हो। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि यदि हो सके तो 1 महीने के लिए आप अपनी माताजी को अपने पास रख लें। जैसे ही आश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम पूरा हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। रवि बोला, ठीक है, मैं कल सुबह आकर ही अपनी माँ को वहाँ से ले जाता हूँ। ऐसा कहकर रवि ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन सुनते ही रवि कुछ सोच में पड़ गया। तभी उसकी पत्नी निशा रसोई घर से बाहर आई और बोली, किस सोच में डूबे हुए हो? किसका फ़ोन था? तो रवि ने कहा, वृद्ध आश्रम से फ़ोन था। वह बता रहे थे कि वृद्ध आश्रम को शहर से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है, इसीलिए हमें माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। क्या? और तुमने हाँ कर दी? निशा चीखते हुए बोली। तो और क्या करता निशा, अपनी माँ को परेशान होने के लिए ऐसे ही छोड़ देता। निशा बोली, लो बैठे बिठाए अब एक और मुसीबत। निशा, ऐसे समय में जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब केवल तुम्हारी जिद की वजह से ही मैंने उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। केवल तुम्हारे कारण ही मेरी माँ मेरे साथ नहीं रह पा रही। अब मेरी माँ का कुछ दिनों के लिए तुम्हें यहाँ आना भी मुसीबत लग रहा है। फिर निशा गुस्से में बोली, रवि, हमारे घर में केवल 2 ही कमरे हैं, तो उनकी जगह कैसे बन पाएगी? और फिर हमारे बेटे साहिल की पेट की इन्फेक्शन की वजह से पहले ही मैं ऑफिस से कई छुट्टियां ले चुकी हूँ, फिर भी उसकी तबीयत जस की तस बनी हुई है। ना जाने यह परेशानी कब दूर होगी, ऊपर से तुम्हारी माँ भी। ऐसा कहते हुए निशा नाराजगी जताते हुए वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह रवि जल्दी उठ गया और तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर माँ को वृद्ध आश्रम से लेने चला गया। उधर आशा भवन में ममता जी को वहाँ की संचालिका ने पहले ही बता दिया था कि आज उनका बेटा उन्हें लेने के लिए आ रहा है और वह 1 महीना अपने बेटे के घर पर ही रहेंगी। आज इतने दिनों के बाद अपने बेटे का चेहरा देखेंगी, यह सोचकर ही ममता जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से उदास भी हो गई कि उनका बेटा अपनी मर्जी से उन्हें लेने नहीं आ रहा, बल्कि माँ को अपने साथ रखना उसकी एक मजबूरी है। बुझे मन से ममता जी अपने कपड़ों का बैग रखने लगी। मेज पर उन्होंने अपने छोटे से परिवार की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें अपने पति अशोक जी और 1 साल के बेटे रवि के साथ बैठी हुई थी। बैग में उस तस्वीर को रखने से पहले उन्होंने उसे उठाकर बहुत ही प्यार से निहारा और तभी उनके कानों में उनके नन्हे रवि की किलकारी गूंजने लगी और उनके सामने अपने बेटे के बचपन की यादें जीवंत हो उठी। ममता जी अपने पति अशोक जी के साथ गांव में रहा करती थीं। अशोक जी गांव के ही एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, जबकि ममता जी स्वयं बहुत अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं थी, परंतु समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उनका पुश्तैनी घर था। बहुत अधिक खुशहाली तो नहीं थी, परंतु किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी। कमी तो बस एक ही थी कि शादी के 5 साल बीत जाने पर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। ना जाने कितने तीर्थ स्थानों पर जाकर उन्होंने माथा टेका था, कितनी मन्नतें मानी। फिर एक दिन आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और रवि के रूप में उन्हें संतान की प्राप्ति हुई।
दोनों माता पिता बड़े ही लाड प्यार से अपने बेटे का पालन करने लगे थे। रवि तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाता था और उसकी जरा सी रोने की आवाज़ सुनकर ममता जी भी सारा काम छोड़कर वहाँ दौड़ी चली आती थीं। अपने बेटे को देखकर अशोक जी और ममता जी फूले नहीं समाते थे। वे दोनों सोचा करते थे कि रिटायरमेंट के बाद उनकी खूब सेवा होगी और वे दोनों बड़े आराम की जिंदगी गुजारेंगे। पिता ने उसकी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छी कंपनी में उच्च पद की नौकरी हासिल कर ली और अपने साथ काम करने वाली निशा को पसंद करने लगा और जल्दी ही दोनों ने शादी करने का फैसला किया। निशा एक आधुनिक लड़की थी जो एकदम बिंदास प्रवृत्ति की थी। बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने उसे पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दिया था। पढ़ाई समाप्त होने के बाद ही उसने नौकरी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन इस दौरान वह कभी परिवार शब्द का मतलब ही नहीं समझ पाई थी। जब रवि ने निशा के बारे में अपने माता पिता को बताया तो ममता जी और अशोक जी ने अपने मन को यह सोचकर समझा लिया कि आजकल बच्चे अपनी ही पसंद से शादी करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी की खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन निशा ने शादी होते ही रवि से स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि उसे अपने जीवन में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं है और ना ही वह गांव में रहना चाहती है। निशा की ऐसी बातें सुनकर रवि हैरान रह गया था। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार शहर में रहने के इरादे से कुछ दिनों बाद उन दोनों ने दिल्ली की कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और अपने माता पिता को छोड़कर बड़े शहर में ही उन्होंने अपनी नई दुनिया बसा ली। गांव में ममता जी और अशोक जी मन महसूस कर रह गए। ममता जी सोचती थीं कि कितने अरमान थे उनके कि बहू के आने पर उस पर अपना प्यार दुलार की बरसात करेंगे, लेकिन सब अरमान धरे के धरे रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनका बेटा अब खुद 2 बच्चों का पिता बन चुका था और अशोक जी भी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। ममता जी और अशोक जी का बहुत दिल करता कि अपने पोती पोते के साथ खेलें, उसे खूब दुलार दें। कभी बच्चों से मिलने जाते भी तो 2-4 दिन बिताकर वापस आ जाते, लेकिन उनका बेटा और बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन फिर भी दोनों गांव में एक साथ थे तो जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। परंतु एक दिन अचानक अशोक जी को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई और उसी दिन ममता जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह तो एकदम टूट चुकी थीं। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही रवि तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया और सारी रस्में निभाईं। उनकी बहू निशा तो औपचारिकता मात्र निभाकर 4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर वापस दिल्ली लौट आई, जबकि रवि पूरे 15 दिन गांव में रुका था। सब कुछ उचित तरीके से निपटाकर यह कहकर वापस दिल्ली चला आया कि जल्दी माँ को अपने साथ दिल्ली लेकर जाएगा। एक दिन एक पड़ोसन ममता जी से उनका हालचाल पूछने आई तो उन्होंने अपनी पड़ोसन को बताया कि मेरा बेटा मुझे बहुत जल्द अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। तब उनकी पड़ोसन बोली, अरे ममता, तुम भी क्या बात करती हो? अगर लेकर जाना होता तो पहले ही नहीं ले जाता। भाई साहब को गए कितने दिन बीत गए हैं और आजकल की बहुओं को कहाँ पसंद है सास ससुर के साथ रहना? कोई अखबार वगैरह नहीं पढ़ती हो क्या तुम? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते हैं। ज़्यादा हुआ तो कुछ पैसे देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। यह सुनते ही ममता जी चौंक गईं, लेकिन फिर अपने दिल को समझाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह मुझे लेने जरूर आएगा। ममता जी ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। परंतु बेटे की राह देखते देखते 6 महीने बीत गए, लेकिन रवि उन्हें लेने नहीं आया। अब तो अकेलापन उन्हें काटने लगा था और वह बीमार रहने लगी थी। इस बात का पता जब रवि को चला तो उससे रहा नहीं गया, लेकिन जैसे ही उसने गांव जाकर माँ को शहर लाने की बात की तो निशा लड़ने पर उतारू हो गई और साफ साफ कह दिया, मुझे माँ का यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर माँ यहाँ रहेंगी तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। निशा की ऐसी बातों से परेशान होकर रवि ने अपनी माँ के लिए दिल्ली के ही एक वृद्ध आश्रम में रहने का इंतजाम करवा दिया, जहाँ सब सुख सुविधाओं की व्यवस्था थी, बस नहीं था तो उनका अपना परिवार।
लेकिन फिर भी यहाँ हर सुख सुविधा थी। उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा था। सुबह उठकर अपने हम उम्र लोगों के साथ योगाभ्यास करने लगीं और दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती या फिर बागवानी में अपना समय दे देती। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी थी। इसी तरह लगभग उनको वृद्धा आश्रम में रहते हुए 5 वर्ष बीत चुके थे। इस दौरान रवि कभी कभार अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन इस बार शायद काम की व्यवस्था के कारण 6 महीने बीत गए थे और वह उनसे मिलने नहीं आ पाया था। अतीत के समुद्र में गोते खाती ममता जी अभी यह सब सोच ही रही थीं कि पीछे से आवाज आई, माँ कैसी हैं आप? रवि ने माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा। तो बेटे का चेहरा देखते ही ममता जी के अधरों पर एक मुस्कान फैल गई और फिर सब कुछ भूलकर बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। रवि उनका सामान गाड़ी में रखकर उन्हें अपने साथ बिठाकर घर ले आया। घर पहुंचकर डोरबेल बजाई तो निशा ने दरवाजा खोला। आज निशा ने रवि के कहने पर ऑफिस से छुट्टी ली थी। अपनी सासू माँ ममता जी को अपने सामने देखकर उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ उनके पैर छुए। रवि उनका सामान अंदर रखने लगा और ममता जी अपनी बहू को देखकर मुस्कुराती हुई उसके सिर पर प्रेम से हाथ फेरने लगीं और आशीर्वाद देने लगीं। तो निशा फीकी मुस्कान के साथ बोली, आइए माँ, अंदर आइए। किसी के आने की आवाज़ सुनी तो बच्चे भी तुरंत दौड़े चले आए। मम्मी, आप किसी से बात कर रही थी क्या? ममता जी की 6 साल की पोती बोली। तभी उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए उसका 8 वर्षीय भाई बोला, अरे देख तो, हमारे घर पर मेहमान आए हैं। तभी पीछे से रवि आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा यह कोई मेहमान नहीं है, यह तुम्हारी दादी माँ है। चलो जल्दी से दादी माँ को प्रणाम करो। अपने पोते और पोती से मिलकर ममता जी फूली नहीं समाई। उन्होंने बच्चों को अपने सीने से लगाकर खूब लाड दुलार दिया और गुड़िया को तो अपनी गोद में ही बिठा लिया। फिर बच्चों के साथ हंसने बतियाने लगी, लेकिन इधर अंदर ही अंदर निशा के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि 2 कमरों के फ्लैट में वह अपनी सासू माँ के रहने की व्यवस्था कहाँ करे। उसे रवि के फैसले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि इतना ज़रूरी था उन्हें वृद्धाश्रम से लाना तो उन्हें यहाँ क्यों लाए? सीधे गांव क्यों नहीं छोड़कर आ गए? यहाँ मेरे सिर पर बिठाने की क्या ज़रूरत थी उन्हें? ममता जी अपनी बहू के स्वभाव को जानती थीं। निशा का फूला हुआ चेहरा उसकी नाराज़गी सब बयां कर रहा था, परंतु ममता जी ने निशा के ऊपर ध्यान नहीं दिया और वह बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, तुम्हारी दादी इतने दिनों बाद तुम्हारे घर आई हैं, तो क्या अपनी दादी को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? हाँ दादी, जरूर दिखाएंगे। कहते हुए बच्चे अपनी दादी के हाथ को पकड़कर अपने कमरे में ले गए। फिर रवि ने अपने बेटे को आवाज़ दी कि साहिल, अपनी दादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख दो। आज से दादी तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही सोएंगी। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, तुम जानते हो, तुम्हारी दादी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। रात के समय सोने से पहले उनसे कहानियाँ जरूर सुनना। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से चहक उठे। कमरे में बैठकर कभी अपनी दादी को अपने खिलौने दिखाने लगते तो कभी उनके साथ गेम खेलने की जिद करने लगते। दोपहर के समय इधर निशा ने डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगा दिया। ममता जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के लिए बैठी। रवि भी हाथ धोकर आ गया था। निशा रसोई घर में सबके लिए रोटी सेक रही थी। अपने बच्चों के साथ इस तरह बैठते हुए ममता जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, सच कहूँ तो कुछ दिनों से मेरा मन भी बच्चों के साथ समय बिताने को बहुत कर रहा था। भगवान ने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान अपने पास भी बुला ले तो कोई गिला शिकवा नहीं। माँ की बात सुनकर रवि की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्हें किसी तरह छुपाते हुए वह खाना खाने लगा। सब लोग बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन उनका पोता बड़े ही बेमन से खाना खा रहा था। उसने एक चपाती प्लेट में ली और आधी खाकर प्लेट सरकाते हुए बोला, बस मुझे अब और भूख नहीं है। यह देखकर ममता जी बोली, अरे बेटा, तुमने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। अरे खाना नहीं खाओगे तो खेलने की ताकत कहाँ से आएगी? तभी रवि बोला, माँ, साहिल के पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जिस कारण उसे अक्सर पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है और भूख भी नहीं लगती। तो बेटा डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? रवि बोला, दिखाया था माँ, पर दवाइयों का कुछ खास असर नहीं हो रहा है।
कहते हुए रवि चिंतित हो उठा। रात के समय ममता जी के सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में ही कर दी गई। बच्चे दादी के आने से बहुत खुश थे। सोने से पहले ममता जी ने उन्हें माखन चोर कान्हा जी की कहानी सुनाई। बच्चे ममता जी से अच्छे से घुल मिल गए थे। अगले दिन निशा जब उठी तो देखा घड़ी में 7 बज रहे थे। आज ऑफिस को फिर से देर हो जाएगी, तो मैं बच्चों के लंच में और नाश्ते में नूडल्स ही बना दूंगी। यह सोचकर जल्दी से वह नहाने घुसी और नहाकर जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि किचन से खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। उसकी सास ने पहले ही आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म परांठे बना दिए थे। यह देखकर निशा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, परंतु दूसरे ही पल ममता जी के प्यार भरे शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी को दूर कर दिया। अरे उठ गई निशा बेटा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। मैंने सबके लिए टिफ़िन तैयार कर दिया है। चाय नाश्ता भी तैयार है। जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। लेकिन पहले मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ, मुस्कुराते हुए निशा ने कहा। तो पीछे से बच्चों की आवाज़ आई, माँ हम लोगों को तो दादी ने तैयार कर दिया है। आज दादी के साथ ही सुबह सुबह उठ गए थे। ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो निशा ने अपना टिफ़िन खोला, लेकिन उसके टिफ़िन को देखते ही उसके साथ में काम करने वाले उसके कलीग्स बोले, अरे निशा आज तो कमाल हो गया, तुम आज नूडल्स सैंडविच के बजाय घर की बनी सब्जी रोटी लाई हो। आज यह कैसे हुआ? तुम्हें तो सुबह सुबह टाइम ही नहीं मिलता यह सब बनाने के लिए। तब निशा बोली, वह दरअसल मेरी सास कुछ दिनों के लिए हमारे घर आई हुई हैं। यह सब उन्होंने ही बनाया है। ऐसा कहकर उसने सबके साथ खाना शेयर किया तो सबके सब चटकारे ले लेकर खाना खाने लगे और फिर वाह वाह करने लगे। शाम को जब निशा और रवि ऑफिस से लौटे तो बच्चे उनको घेर कर खड़े हो गए और रिया आते ही बोली, मम्मी आज तो टिफ़िन खाने में बहुत मज़ा आया। हर रोज़ वही मैगी नूडल्स सैंडविच खा खाकर हम लोग बोर हो गए थे। फिर साहिल ने कहा, हाँ मम्मी आज मैंने भी अपना पूरा टिफ़िन ख़त्म कर लिया और मुझे पेट दर्द भी नहीं हुआ। सच। साहिल की तबीयत में सुधार देखकर निशा और रवि खुश होते हुए बोले। तभी ममता जी साहिल के बालों को सहलाते हुए बोली, और अब आगे से दर्द होगा भी नहीं। अब तुम देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपने बच्चों को दादी माँ का प्यार मिलते देखकर रवि बहुत खुश था। ममता जी ने देखा कि दोनों बच्चे थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाजार के चिप्स और बिस्किट की डिमांड करते थे, तो उन्होंने बच्चों के लिए घर पर ही देसी घी और आटे की पिन्नियाँ, आलू के चिप्स और नमकीन मठरी बनाकर रख दिए। दादी के हाथ के बने इन स्नैक्स के आगे अब बच्चों को पैकेट फूड बेकार लगने लगा था और साथ ही उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा था। उधर सासू माँ के आने से निशा को तो जैसे बच्चों की चिंता ही नहीं रही थी। बच्चों के स्कूल से आने के बाद ममता जी उनकी खूब देखभाल करती। अब घर में रेडी टू ईट खाने के पैकेट आने बंद हो गए थे। सब लोग घर का बना गर्मा गर्म और ताज़ा खाना खाने लगे थे। ममता जी द्वारा हर कदम पर बच्चों को अच्छे संस्कार मिल रहे थे। सुबह के समय तो स्कूल जाने की जल्दी होती थी, लेकिन शाम के समय में दोनों रोजाना दादी के साथ सोसाइटी के मंदिर में जाने लगे। हैरानी की बात तो यह थी कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कोई मंदिर भी है। निशा और रवि के पास तो समय ही नहीं था उन्हें मंदिर ले जाने के लिए, लेकिन दादी के साथ में वे दोनों अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सीख रहे थे। एक रात निशा पानी पीने के लिए उठी तो बच्चों के कमरे से आती हुई कुछ आवाज़ों ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जाकर देखा तो ममता जी बड़े प्यार से दोनों को धार्मिक कहानी सुना रही थी और दोनों बच्चे दादी के अगल बगल लेटे हुए बड़े ध्यान से सुन रहे थे। यह दृश्य देखकर निशा बहुत प्रभावित हुई। ममता जी बहुत अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं थी, परंतु हिंदी भाषा की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी और यह बात रवि जानता था। जब उसने बच्चों को यह बात बताई तो बच्चे बहुत खुश हो गए, क्योंकि निशा बाकी सभी विषय उन्हें अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी विषय नहीं पढ़ा पाती थी। वे दोनों हिंदी की पढ़ाई करते समय अपनी दादी के पास आकर बैठने लगे और दादी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें सब कुछ समझा देती। और तो और जो घर पहले हमेशा बिखरा रहता था, ममता जी के आने के बाद साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने लगा था। घर की एक एक चीज बड़े करीने से रखी होती थी। घर में आते ही निशा और रवि को एक सुखद एहसास होने लगा था। निशा तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी।
अपनी सासू माँ के प्रति उसके मन में एक अपनत्व और प्यार पनपने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद निशा सबके लिए चाय बनाती और सब लोग एक साथ बैठकर गर्म चाय का आनंद लेते। सारा दिन काम करते करते सासू माँ थक जाती होंगी, यह सोचकर रात का खाना निशा बना दिया करती थी और बड़े प्यार से अपनी सासू माँ को बिठाकर खिलाती थी। ममता जी को अपने बेटे के घर आए हुए 1 महीना होने को आया था। तभी एक दिन आश्रम से भी फोन आ गया कि मिस्टर रवि, नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब आप अपनी माता जी को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। इतना सुनते ही रवि चौंक गया, लेकिन माँ को वापस छोड़ने जाने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था। भरे गले से उसने निशा से माँ को छोड़ने की बात की तो निशा भी कुछ परेशान सी हो गई। फिर बोली, क्या माँ भी यहाँ से जाना चाहती हैं? तो रवि ने कहा, नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आने से तुम्हें परेशानी तो हो ही रही होगी, इसीलिए मैंने सोचा है कि कल ही माँ को छोड़ आऊँगा। इस बात पर निशा रवि को घूर कर देखने लगी, लेकिन अब रवि ने कुछ ना कहना ही उचित समझा और चुपचाप सो गया। लेकिन निशा की आंखों में नींद नहीं थी। काफ़ी देर बैठे हुए कुछ सोचती रही। अगले दिन दोपहर में ही छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए आते ही अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे परेशानी की हालत में देखकर ममता जी उसी समय उसके कमरे में आ गईं। माथे पर हाथ रखकर देखा तो देखा कि माथा तप रहा था। बोली, बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ममता जी परेशान होते हुए बोली थीं और जल्दी से जाकर दवाई के डब्बे में से बुखार की दवाई निकाल कर लाईं और उसे खिलाई। फिर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगीं। थोड़ी ही देर में बुखार कम हो गया तो ममता जी तुलसी और अदरक वाली चाय बनाकर ले आईं। निशा का बुखार तो थोड़ी देर में उतर गया था, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ममता जी ने कई बार उसकी परेशानी पूछी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, बस रोती जा रही थी। रवि भी अब घर लौट चुका था, लेकिन निशा को क्या परेशानी है ममता जी की समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन शायद रवि निशा के रोने का कारण जानता था, इसीलिए जानबूझकर उसने अपनी माँ को आश्रम छोड़ने जाने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी निशा अपनी सासू माँ से लिपटकर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, आपके प्यार को समझने में मैंने देर कर दी। बचपन से ही ईश्वर ने मुझे माँ के प्यार से वंचित रखा और जब सासू माँ के रूप में मुझे माँ मिली तो मैं आपकी ममता को पहचान ही नहीं पाई। ऐसे निस्वार्थ प्रेम को केवल एक माँ ही अपने बच्चे से कर सकती है। अपनी बहू निशा के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर ममता जी भी भाव विभोर हो उठीं और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी निशा बोली, माँ, अब आप अपनी इस बेटी को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगी, यहीं हमेशा हमारे साथ रहेंगी। इस आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मैं आज तक समझ ही नहीं पाई थी कि हमारे बड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। दादा और दादी द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा का बच्चों के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह मैंने आपके साथ रहने के बाद देखा। सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ भी मुझे आपके साथ रहने के बाद ही पता चला है। माँ, अब तो मुझे भी आपसे तरह तरह के पौष्टिक पकवान बनाने सीखने हैं। अब तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने सासू माँ के गले में अपनी बाहें डाल दी और फिर से रोने लगी। चल हट पगली, इतना भी कोई रोता है क्या? ममता जी ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कहा और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, अरे, अपनी बहू से इतना प्यार पाने के बाद मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तभी पीछे से दोनों बच्चे आए और दादी माँ की टांगों से कसकर लिपटते हुए बोले, अगर आप जाना भी चाहोगी ना तो भी हम नहीं जाने देंगे। दादी, अब हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की इन बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो उठा और पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंजने लगा। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिर इंसान भगवान से औलाद क्यों मांगता है? इसीलिए ना कि बुढ़ापे में बच्चे उनका सहारा बने, उनकी देखभाल करें और वे अपना बचा कुचा जीवन नाती पोतों के साथ बिताएं। माता पिता अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी देते हैं, उन्हें हर सुख सुविधा देकर पालते हैं। इसीलिए बच्चों का भी फर्ज बनता है कि जीवन की संध्या बेला में जब बुजुर्गों को उनके साथ और प्यार की ज़रूरत होती है, तब वे अपने माता पिता का हर तरह से ध्यान रखें और अपना पूरा कर्तव्य निभाएं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।